हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इतिहास देखेंगे। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा यदि मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतिहास से ही पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र हो गया, आपदा प्रबंधन, भौगोलिकी सबसे थोड़ा कम रहता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे अधिक मार्क का किसी भी बोर्ड में इतिहास से ही पूछा जाता है। आज हम लोग इतिहास में देखने वाले हैं, मतलब इतिहास होता क्या है, इतिहास का डेफिनेशन देखने वाला है। उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रौलट एक्ट जानेंगे। रौलट एक्ट क्या होता है, कब लागू हुआ, कैसे क्या होता है, उसमें बहुत ही आसानी वे में देखेंगे। जो एक बार आप पढ़ लीजिए, एग्जाम हॉल तक आपके माइंड में रहेगा यदि आप अच्छा से उसको समझिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास की परिभाषा से देखते हैं। इतिहास का परिभाषा, इतिहास दो शब्द से मिलकर बना है। इसको हम यदि दो शब्द में तोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है, इति और हास। इति का मतलब होता है क्या, इति का अर्थ होता है बीती हुई घटना। मतलब कोई चीज़ बीत गया, उसमें इंसिडेंट, कोई ऐसा ट्रेजिडी आया किसी के लाइफ में, या कोई बड़ा हादसा ही हो जाता है, तो वही सब क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। और हास का मतलब आप लोग जानते हैं, लॉस, खो देना। मतलब क्या कि बीत जाना, वही ना, मतलब बीत गया या लॉस हो गया या चला गया। और उसका क्या, ऐसे ही नहीं, मतलब बीती हुई घटना का क्या, क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध क्या, यहाँ पे दो तीन टर्म आता है, एक आता है इति और एक हास, एक क्या आता है, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं कि मतलब एक किसी के बारे में यदि हमको बनाना, जैसे MS धोनी के इतिहास के बारे में जानना है, मतलब उसके हिस्ट्री जानना है, वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है। हम डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे कि 2051 2011 में MS धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताया था। बहुत सारा उसने ऐसे कारनामा किया है जो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित किए हैं। हम उसका शुरू से देखेंगे कि मतलब वो शुरू में क्या करते थे। जैसे पहले बिहार में कंबाइंड आते थे, उसके बाद वो अलग हो गया तो झारखंड चला गया। उसके बाद उसके जॉब हो गया था रेलवे में, और जॉब के छोड़ के उन्होंने मतलब क्रिकेट जॉब के साथ खेलते गया, और बाद में जॉब छोड़ दिया था। शुरू से मैं एक क्रमबद्ध, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध बोलते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध बोलते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। इतिहास, इतिहास शब्द इति और हास शब्द से मिलके बना है। इति का अर्थ होता है बीती हुई घटना, और हास का अर्थ होता है, हास का अर्थ कहानी या बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। क्या होता है हास का अर्थ, कहानी या बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन। मतलब कोई घटना हो गया, उसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाएगा, हास कहलाएगा। या कोई कहानी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हास। तो इतिहास का परिभाषा क्या हो गया, इतिहास शब्द इति और हास शब्द से मिलके बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है बीती हुई घटना, और हास का अर्थ होता है कहानी या बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन। वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब देखते हैं इसका खोज किसने किया था। मतलब क्या है, सबसे पहले इतिहास टर्म नाम किसने दिया था। इसका जन्मदाता किसको माना जाता है, हेरोडेटस को। किसको माना जाता है, हेरोडेटस को, जो यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, यूनानी था एक। हेरोडेटस इतिहास का क्या है, जन्मदाता, जिसका जन्म कब हुआ, 484 BC। BC का मतलब क्या होता है, मतलब BC और EC दो ऐसे, मतलब ईस्वी का, वर्ष का सूचित करने का एक इंडिकेशन है। उसका BC का मतलब हम लोग जानते हैं। BC का मतलब होता है एक ईसा मसीह के जन्म से पहले, मतलब पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले यदि ईस्वी को, वर्ष को दिखाना रहता था तो उसे हम क्या बोलते थे, BC। और ईसा मसीह के जन्म के बाद EC बोलते हैं। तो उसका जन्म कब हुआ था, 484 BC। उसके पिता का नाम था लैयक्स। और हेरोडेटस का मृत्यु कब हुई थी, 495 BC। 495 BC में। उसकी माता का क्या नाम था, डारियोटस। उसकी माता का क्या नाम था, डारियोटस। तो मेन ये ध्यान में रखने वाला है कि हेरोडेटस मतलब क्या था, इतिहास का एक जन्मदाता था। इतिहास का जन्मदाता पूछा जाए तो कौन है, हेरोडेटस को माना जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, रॉलट एक्ट पे, जो बहुत ही प्रोमिनेंट है हम लोग के लिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखते हैं ये रॉलट एक्ट ना आता है किस चैप्टर में, भारत में राष्ट्रवाद। किस में आता है, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से आते हैं रॉलट एक्ट। तो देखते हैं इसमें इसमें एक टर्म है, भारत तो हम जानते हैं, ये राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ हम समझते हैं, सब पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद अपने आप समझ माइंड में आ जाएगा, माइंड में सेट होगा। कोई याद करने, कोई जरूरी नहीं है कि हमको किताबी लैंग्वेज ही लिखना है। यदि माइंड में पॉइंट टू पॉइंट सेट रहेगा तो हम एग्जाम में, यदि हम किताबी लैंग्वेज भूल भी गए ना, तो मतलब अपना मन से उसे लिख सकते हैं। तो हम ये राष्ट्रवाद समझते हैं होता क्या है। राष्ट्रवाद
किसी राष्ट्र के प्रति, मतलब जैसे राष्ट्र के प्रति समर्पण कहिए, भाव कहिए, उसके प्रति मतलब कुछ भी करने के तैयार, मतलब कोई ऐसी किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है कि उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। उसी तरह कोई हमारे क्रांतिकारी होते थे, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हमारे भगत सिंह थे, और क्या बापू ने, जैसे हम लोग भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, और भी बहुत सारा हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत अपना योगदान दिया। तो वो सब क्या था, अपना घर सब कुछ अपना, मतलब अपनी मृत्यु तक की परवाह नहीं की, अपने परिवार तक सबको भूल के मतलब राष्ट्र के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। मतलब जो मेरे लिए वो मेरा देश थी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होता है उसी को हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। और जैसे अभी हम लोग देखते हैं, एक आर्मी के लिए क्या होता है, अपना देश ही सब कुछ होता है। मतलब उसे अपने बच्चे या अपनी पत्नी से भी ज़्यादा वो अपने देश के लिए करता है, तब ना वो अपने लिए देश के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। और सब दिन हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कोई सैनिक मर ही जाते हैं। तो देखते हैं हम रॉलेट एक्ट, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? राष्ट्रवाद समझिए, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण भाव, मतलब उसके प्रति जो डेडिकेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसमें एक रॉलेट तो एक नाम है, एक्ट क्या होता है? एक्ट एक नियम होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, मतलब आप लोगों ने सुना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा। वह क्या था, एक तरह से एक्ट था, एक तरह से नियम बनाया गया था। बहुत सारे चीज़ों में, बहुत जगह यानी कि संविधान में बहुत सारे नियम बना हुआ है, या कहीं समाज में भी बहुत सारा नियम रहता है। पहले जैसे बहुत सारे नियम होते थे कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती है, तो ये नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, बहुत सारा ऐसे नियम होते थे। उसी तरह जम्मू कश्मीर में नियम था कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उससे मतलब अदर स्टेट का कोई भी शादी नहीं कर सकता है। यदि करेगा तो उसका वहाँ का नागरिकता नहीं प्राप्त होगा, या अदर स्टेट का वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है। और आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि जब यह एक्ट हट गया तो मतलब बिहार का ही 2 ऐसे लड़के थे जिन्होंने फर्स्ट बार में एक्ट हटने के जस्ट बाद, यानी कि जम्मू कश्मीर की 2 लड़की से शादी किए थे और बिहार लाया था। और बिहारी तो वैसे भी जानते हैं सब कुछ में आगे रहता है। एक्ट का मतलब होता है कि कोई नियम बनना, मतलब जैसे कोई चीज़, ऐसे हम लोग रफली समझ सकते हैं एक्ट या नियम। जैसे गांव में कहीं भोज वोज होता है, कोई यानी कि श्राद्ध कर्म वाला होता है या विवाह वाला होता है, तो माना जाता है कहीं कहीं किसी गांव में रहता है कि आपको 3 दिन भोज करना ही पड़ेगा, वो नियम बना दिया रहता है। तो इसी तरह एक एक्ट लागू किया था, क्या था उसका नाम दे दिया था क्या, रॉलेट एक्ट। तो देखते हैं भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव। क्रांतिकारी तो आप समझ गए, जो देश के प्रति मतलब जागरूक करने का काम करते थे, मतलब देश की आज़ादी में देश की आज़ादी के लिए लोग एकत्रित करते थे, और उसमें देश की आज़ादी के लिए उसे लोगों को उत्सुक करते थे कि नहीं हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। तो वो सभी क्या कहलाते हैं, क्रांतिकारी। तो भारत में क्रांतिकारी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए, अब मान के चलिए जैसे सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद था, उस सब के प्रति क्या था, राष्ट्र के प्रति क्या था, एक भावना था। मतलब कि वो राष्ट्र के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एक्ट लागू किया था। मतलब वो एक्ट कब लागू किया था, 3 मार्च 1919 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने जब देखा कि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब लोग में जागरूकता आ रहा है अपने देश के प्रति कि नहीं हमें आज़ाद होना ही चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि वो एक एक्ट लागू करते हैं। और उन्होंने एक एक्ट लागू किया, जो कब किया था, 3 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया। और उसका नाम क्या दे दिया था उसने, रॉलेट एक्ट नाम दे दिया था। और देखते हैं इस एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ था। इस एक्ट में, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। मतलब कि काला कानून का मतलब एक काला धब्बा होता है, मतलब क्या, जिसे बहुत ही क्रूर समझा जाता है, मतलब ऐसे ही किसी पे थोप दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम काला बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहा जाता था, काला कानून भी कहा जाता था। इस एक्ट के अनुसार मतलब मजिस्ट्रेट या जो कानून के व्यवस्थापक होते थे, वो किसी भी व्यक्ति को संदेह पे ही उसको गिरफ्तार कर सकते थे। मतलब आप निर्दोष है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो यदि उसका मन हुआ तो आपके संदेह से ही आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और आपको अंदर कर सकता है, जो बहुत ही, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था,
काला कानून भी कहा जाता था। मतलब कोई भी निर्दोष व्यक्ति आया, यदि उसका मन हुआ तो उसको अंदर कर दिया, जब मन हुआ अंदर कर दिया। और एक्ट इतना, यह एक्ट खराब था कि इसमें कोई आप वकील भी नहीं कर सकते थे, इसमें आप बहस भी नहीं कर सकते थे, अपना पक्ष में बचाव भी नहीं कर सकते थे। इतना खराब एक्ट, इतना क्रूर एक्ट लागू किया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज सरकार ने देखा था कि भारत में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी का प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब अपने देश के प्रति समर्पण सबका जागरूक हो रहा है। मतलब अब हमारे यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है। उन्होंने सोचा कि एक कठोर एक्ट लागू करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि यदि कोई इसके प्रति मतलब यानी कि एकत्रित होगा या लोगों में भड़काऊ वाला भाषण देगा या राष्ट्र के प्रति उसमें समर्पण का भाव उत्पन्न करेगा, तो उस पर क्या होगा, यह एक्ट लागू किया जाएगा। इसी को ध्यान में रख के अंग्रेज शासन ने क्या किया था, एक एक्ट लागू किया था जिसको हम क्या बोलते थे, जिसे क्या बोला गया था, रॉलट एक्ट। तो देखते हैं आप पॉइंट, देखते हैं क्या लिखे हैं। रॉलट एक्ट से आप क्या समझते हैं, क्या कि रॉलट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखते हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए और राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 मार्च 1919 ईस्वी को क्या किया, एक रॉलट एक्ट पास कर दिया। क्या किया, 3 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलट एक्ट पास कर ही दिया। इसे क्या कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, मतलब जिस पे संदेह होगा कि ये राष्ट्र के प्रति लोगों को एकत्रित कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है अपने देश के प्रति कि नहीं जागरूक होना चाहिए, मतलब अंग्रेज शासन के प्रति भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उस पे क्या करता था, उसे संदेह पे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था और उस पर क्या कर सकता था, मुकदमा चला सकता था। गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चला सकता था। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चला सकता था। इस एक्ट को क्या कहा जाता था, इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील भी कहा जाता है। ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील होता क्या, मतलब इसमें आप अपना कोई बचाव के लिए पक्ष नहीं रख सकते थे। मतलब आप अपना वकील नहीं रख सकते थे, दलीलें पेश नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते थे कि हम निर्दोष है, हमें इसमें मतलब बेवजह घसीटा गया। ये सब आप जैसे अब बहुत सारे मूवी आप लोग देखते होंगे, वैसे आप बहुत इतनी कम एज में किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं होती और जाना भी नहीं चाहिए। तो मूवी सब में देखते हैं कि वकील यानी कि कोर्ट में क्या बहस करते रहता है, अपना बचाव में कहा जाता है कि आप अपना वकील रखिए, और वो वकील क्या करता है, बचाव में उसके अपने क्लाइंट्स के बचाव में बहस करते हैं कि उसको निर्दोष साबित करने के लिए। लेकिन इस एक्ट के अनुसार यदि आपको गिरफ्तार किया है तो उसमें आपको कोई भी बचाव नहीं कर सकता, ना तो आप वकील रख सकते हैं, ना ही अपना अपील दे सकते हैं, और ना ही कोई दलील मतलब कोई बहस दे सकते हैं। यह एक्ट इतना खराब, इतना क्रूर एक्ट था कि ताकि इस पे लगाम लग सके, लोगों में ज़्यादा राष्ट्र भावना न उत्पन्न हो। यही अंग्रेज सरकार की सोच थी, थिंकिंग थी कि ताकि हम और ज़्यादा दिन तक क्या कर सके, इस देश पे मतलब शासन कर सके और ज़्यादा दिनों तक गुलाम कर सके। लेकिन हमारे क्रांतिकारी भी क्या थे, मन में ठान लिया था कि नहीं, अब हमें अपने देश को क्या करना है, आज़ाद करना ही है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। रॉलट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलट एक्ट भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलट एक्ट लागू पास कर ही दिया। इसे क्या कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के अनुसार किसी मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, उस पर मुकदमा चला सकता था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील भी कहा जाता था। इस रॉलट एक्ट को 3 नाम दिया गया। एक नाम क्या है, रॉलट एक्ट। दूसरा नाम क्या है, इसे काला कानून भी कहा गया है। और क्या कहा गया, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील भी कहा गया। मतलब इसे 3 नामों से दिखाया गया, 3 नामों से मतलब समझा गया है। तो इसमें जितना समझने वाली बातें थे वो सब आप लोगों को समझा दिए, और इसमें और बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्या वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं इसे।